वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक वर्ल्ड। आज का हमारा पहला टॉपिक है मार्क्सिस थियोरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में और उनकी डेथ थे मार्च 14, 1883। वो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उनकी एक बुक है दास कैपिटल जो 1867 में पब्लिश हुई थी और इसमें उन्होंने सरप्लस वैल्यू थियोरी बताई है। जो मार्क्स ने कार्ल मार्क्स रिकार्डो से प्रभावित होकर इस थियोरी को उन्होंने बनाया था। रिकार्डो की जो लेबर थियोरी है जिसमें वो यूजेबिलिटी ऑफ वैल्यू और एक्सचेंजेबल ऑफ वैल्यू की थियोरी उन्होंने दी है, उसी से प्रभावित होकर मार्क्स ने अपनी एक अलग से सरप्लस वैल्यू की थियोरी बनाई है। खाली उसकी इम्प्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दिस थियोरी मार्क्स एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट इनकम इनटू वेज एंड प्रॉफिट इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस थियोरी में मार्क्स बताते हैं कि किस तरह से एग्रीगेट इनकम को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, वेज में और प्रॉफिट में। तो पहले हम सरप्लस वैल्यू की डेफिनेशन जान लेते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग सरप्लस वैल्यू की डेफिनेशन क्या होगी। अकॉर्डिंग टू मार्क्स थियोरी, सरप्लस वैल्यू इज इक्वल टू द न्यू वैल्यू created by worker in excess of their own labor cost, which is appropriated by capitalist as profit when product are sold। यहाँ पे मार्क्स क्या कहते हैं, एक वर्कर सरप्लस वैल्यू इज इक्वल टू द न्यू वैल्यू क्रिएटेड बाय वर्कर इन एक्सेस ऑफ देयर ओन लेबर कोस्ट। यानी कि मार्क्स के अकॉर्डिंग सरप्लस वैल्यू क्या है, लेबर कोस्ट के अंदर एक लेबर कोस्ट में एक एडिशनल वैल्यू ऐड किया जाता है जिससे एक न्यू वैल्यू क्रिएट होता है। और ये एडिशनल वैल्यू कौन ऐड करता है, एंटरप्रेन्योर ऐड करता है। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो एंटरप्रेन्योर है वो ऐड करता है लेबर कोस्ट के साथ, और उसी एडिशनल वैल्यू के साथ जो न्यू वैल्यू क्रिएट होता है उस प्रोडक्ट को उस न्यू वैल्यू के साथ बेच दिया जाता है और उस प्रोडक्ट में जो एक्स्ट्रा वैल्यू जो ऐड की गई उसे हम सरप्लस वैल्यू कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सरप्लस वैल्यू मीन्स प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। इसीलिए मार्क्स ने कहा है कि सरप्लस वैल्यू अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या है, प्रॉफिट है। सरप्लस वैल्यू इज अ कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर, और अकॉर्डिंग टू मार्क्स सरप्लस वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर। कैसे हम जानेंगे, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण होता है, लेबर का शोषण, ठीक है। सरप्लस वैल्यू क्या है, जो प्रॉफिट है वो इक्वल टू लेबर का शोषण भी है। किस तरह से, वो हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझते हैं। सपोज एक प्रोडक्ट को, इस एग्जांपल को समझने से पहले हम एक काम करते हैं, कंजप्शन समझ लेते हैं, हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो यहाँ पे कंजप्शन देख लेते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लेबर सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक होता है। लेबर सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी तुम कितना भी वेज रेट दो, वेज रेट क्या होगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। वेज रेट क्या होगा, एक लेवल फ्लक्चुएट नहीं होगा, वो एक जगह पर स्टेबल होगा। यानी वेज रेट इतना ही होगा, सब्सिस्टेंस लेवल पर ही वेज रेट हमारा हमेशा होगा। और जो वर्कर है या लेबर है वो इलास्टिक होगा, यानी वो कितना भी हम लेबर सप्लाई कर ले वेज रेट वही रहेगा हमारा, ठीक है। यानी परफेक्टली इलास्टिक होगा हमारा लेबर। वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय लेबर टाइम नेसेसरी फॉर इट्स प्रोडक्शन। और सेकंड कंजप्शन क्या है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कि जो कमोडिटी का जो वैल्यू है यानी प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो किससे डिसाइड होगा, लेबर टाइम से डिसाइड होगा। किससे डिसाइड होगा,
लेबर टाइम से डिसाइड होगा, यानी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर कितना टाइम लेता है उसके हिसाब से प्रोडक्शन का प्राइस डिटरमाइंड होगा। इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल्स डू नॉट क्रिएट वैल्यू, यानी इस प्रोडक्शन के कॉस्ट को डिसाइड करने में सिर्फ लेबर टाइम ही होता है, और जो कैपिटल इंटेंसिव होगा वही होगा, यानी कि कैपिटल जितना यूज़ हो रहा है उसका खर्चा ही हम इसमें काउंट करेंगे। बाकी रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाए, कितने का लाए, उन सब से इस प्रोडक्ट के प्राइस में कोई इफेक्ट या कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होगा। वेज रिमेनिंग एट द सब्सिस्टेंस लेवल, वेज क्या होगा, सब्सिस्टेंस लेवल पे ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे जैसे हमने समझा वेज फ्लक्चुएट नहीं होगा, वेज अपने लेवल पर ही रहेगा, लेकिन लेबर फ्लक्चुएट होते रहेंगे, बढ़ेंगे घटेंगे, हो सकता है कुछ भी, और वेज सब्सिस्टेंस लेवल पर ही रहेगा। पर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन लेबर सप्लाई ओवर डिमांड देयर कम्स टू एग्जिस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी लेबर सप्लाई ओवर डिमांड, यहाँ पे देख सकते हो लेबर सप्लाई ओवर डिमांड, यानी जितने की हमें लेबर की डिमांड है, अगर उससे ज़्यादा सप्लाई होगा लेबर का तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जिससे मार्क्स क्या बोलते हैं, जिसे मार्क्स बोलते हैं द रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। हमारा जो कंट्री है वो इंडियन अंडर डेवलप्ड कंट्री कैसे होते हैं, जहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जितना डिमांड होगा उससे ज़्यादा अगर लेबर सप्लाई हो जाएंगे तो उसे द रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर के थ्रू, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि एक सब्सिस्टेंस लेवल पे ही जीवन निर्वाह की चीज़ें उनको मिल सके, उस लेबर को अपने घर का खर्चा उठा सके, उतना ही उसको सैलरी देके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या करा जाएगा, उसको वर्क पे रख लिया जाएगा। इसलिए वेज रेट हमेशा क्या होता है, रिमेनिंग सेम लेवल। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि सरप्लस वैल्यू क्या है, सरप्लस वैल्यू एक प्रॉफिट है, एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट कैसे काउंट होता है, लेबर कोस्ट से काउंट होता है। लेबर कोस्ट में जो हम एडिशनल वैल्यू, कौन, एंटरप्रेन्योर जो एडिशनल वैल्यू ऐड कर देता है उसके बाद उसको सोल्ड किया जाता है, उससे जो प्रॉफिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरप्लस वैल्यू, जिसे अकॉर्डिंग टू मार्क्स, उसे मार्क्स ने कहा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर्स। अब किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, जैसे सपोज मार्क्स के हिसाब से एक सब्सिडेंस लेवल पे ही उनको वेज रेट दिया जाता है, किसे, लेबर को, तो वो हो गया हमारा लेबर कोस्ट। सपोज पर प्रोडक्ट लेबर कोस्ट हो गया हमारा 100 रुपीज़, यानी लेबर का पर कोस्ट पे वेज हमारा काउंट होता है 100 रुपीज़, ठीक है। और कैपिटल भी तो यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी उसमें यूज़ हो रही है, तो उसका हमने खर्चा ले लिया 100 रुपीज़, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है, उसको बेची कितने में जा रही है, 1000 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है, 1000 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना है हो रहा है यहाँ पे 200। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स ने जो अंजप्शन बताया है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सिर्फ लेबर कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट को ही वहाँ पे काउंट किया गया है, बाकी कोई भी कॉस्ट इस चीज़ में, बाकी कोई भी कॉस्ट प्रोडक्ट की कमोडिटी की प्राइस या वैल्यू डिटरमाइन नहीं करती है, सिर्फ लेबर की टाइम और अनदर जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल भी उसमें यूजेबल नहीं होता है। तो 1000 रुपीज़ हमारा हो गया प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा हो गया 1000 रुपीज़। तो अब हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे 200 खर्चा हो रहा है और प्रोडक्ट कॉस्ट है हमारा 1000 रुपीज़, तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 माइनस 200, तो 800 रुपीज़ एंटरप्रेन्योर का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। और उसमें से ये जो 100 रुपीज़ है वो सस्टेनेबल लेबल है, जो किसे पे किया जा रहा है, लेबर को पे किया जा रहा है एज अ वेज, समझ आया। और इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे मार्क्स ऐसा भी कहते हैं कि जो भी ये 800 फ़ायदा हो रहा है उसमें एंटरप्रेन्योर का तो कोई किसी भी तरह का एक सिर्फ उन्होंने इन्वेस्ट किया या कैपिटल लगाया ना,
उसके हिसाब से उनको तो 100 ही मिलना चाहिए या फिर और 50 एक्स्ट्रा, पर इनका तो यहाँ पे उसके 8:1 रेशियो में उनका फ़ायदा हो रहा है, 8 में फ़ायदा हो रहा है उनका, 800 फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि उस 800 में से सबसे ज़्यादा पावर अगर किसने लगाई है उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो लेबर ने लगाया है पावर, तो उनको भी तो उस प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। पर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उस प्रॉफिट में से कुछ भी शेयर लेबर को नहीं देता है, सिर्फ सस्टेनेबल यानी जीवन निर्वाह वो जीने लायक ही उसको वेज रेट दिया जाता है, ताकि वो अपना खाना पीना और रहने का समतोल बनाए रख सके। इसीलिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं सरप्लस वैल्यू इज द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर। अब इसे थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं इकोनॉमिक के बेसिस पे। अब यहाँ पे जैसे हमने एग्रीगेट आउटपुट हमने पहले पढ़ा था, एग्रीगेट आउटपुट को किस तरह से डिवाइड किया गया, वेज और प्रॉफिट के हिसाब से डिवाइड किया गया है, वेज और प्रॉफिट के हिसाब से। तो वेज और प्रॉफिट के हिसाब से वेज किस तरह से लेबर को पे हुआ, उसके टाइम के हिसाब से उसने एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लिया नेसेसरीली, उस हिसाब से उसे वेज दे दिया गया। और प्रॉफिट किस तरह से हुआ, उसमें जो एडिबल एग्जिस्ट अमाउंट ऑफ उसमें ऐड कर दिया, किसने, एंटरप्रेन्योर ने ऐड कर दिया, और जिससे उसको प्रॉफिट हो गया, पर उसका कोई भी शेयर वेज लेबर को नहीं दिया गया। इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं अगर इकोनॉमी को डेवलप करवाना है या इकोनॉमी में ग्रोथ होना चाहिए तो किस तरह से होगा, अगर हम वेज रेट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर हम वेज रेट इंक्रीज करेंगे जिससे उनकी जो लेबर की जो सेविंग की जो पावर है वो बढ़े। सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी तो होता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे उस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया है, यानी कि वेज रेट हमेशा सब्सिस्टेंस लेवल पे ही दिया जाएगा। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं इससे तो हमारा इकोनॉमी डेवलप करेगा ही नहीं, इससे क्या होगा, कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा हमारा इकोनॉमी, है ना। तो इसी के लिए मैथमेटिकल फॉर्म अभी हम पढ़ लेते हैं कुछ। मैथमेटिकल फॉर्म में टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि वाई नहीं, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि अग्रीगेट इनकम। अब अग्रीगेट इनकम कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कांस्टेंट कैपिटल माने जो रॉ मटेरियल या टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे हो गए कांस्टेंट कैपिटल। वेरिएबल कैपिटल क्या हो गए, जो लेबर पावर हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे हो गए वेरिएबल कैपिटल। सरप्लस वैल्यू क्या है, हमारा जो एडिशनल न्यू वैल्यू है या फिर जो एडिशनल वैल्यू है या प्रॉफिट हम जिसे हम कहते हैं वो हमारा है एस, यानी कि सरप्लस वैल्यू, जिससे हम इन तीनों को ऐड करने पर हमें क्या मिल जाता है, एग्रीगेट इनकम या द टोटल वैल्यू मिल जाता है, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इस तरह से अगर उसी में से अभी नेट आउटपुट हमें निकालना है, नेट आउटपुट मीन्स कि सारा खर्चा निकालने के बाद, तो कांस्टेंट कैपिटल क्या है, टेक्नोलॉजी यानी कि मशीनरी, उस पर तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसको हम निकाल देते हैं। बाकी जो हमारा नेट आउटपुट कितना बचा, V प्लस एस यानी कि V प्लस एस, V यानी कि वेरिएबल कैपिटल जो हमारा है लेबर पावर, और S यानी कि सरप्लस वैल्यू जो हमारा है आउटपुट, नेट आउटपुट जिसे हम बोल सकते हैं। तो V प्लस एस इक्वल टू हमारा नेट आउटपुट जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Y रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Y इक्वल टू हमारा V प्लस एस हो गया। और उसी तरह से सरप्लस अगर फाइंड करना हो तो Y माइनस V यानी कि नेट आउटपुट माइनस V करेंगे तो आ जाएगा, वेरिएबल कैपिटल करेंगे तो हमारा सरप्लस वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जैसे कि मार्क्स बोल रहे थे कि लेबर का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसी के थ्रू एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है ना, लेबर को ज़्यादा काम करवा रहा है और उसी के थ्रू क्या कर रहा है, उसमें कुछ एडिशनल वैल्यू चार्ज करके उसमें से अपना प्रॉफिट कमा ले रहा है, पर उसमें से कोई भी शेयर वो किसे नहीं दे रहा है, लेबर को नहीं दे रहा है। द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू और डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज द रेशियो ऑफ एस अपन वी। वी क्या है, लेबर पावर है, और एस क्या है, जो एडिशनल प्रॉफिट है हमारा,
जैसे कि वो 800 हमने एग्जांपल में जैसे पढ़ा था, वो 800 डिवाइडेड बाय लेबर पावर को हम डिवाइड कर देंगे। लेबर पावर कितना है यहाँ पे 100 रुपीज़ हमने लिया था लेबर कोस्ट, तो उन दोनों के रेशियो को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कितने अमाउंट में लेबर का शोषण हो रहा है, यानी कितने अमाउंट में हम सरप्लस वैल्यू एंटरप्रेन्योर ले पा रहा है। द रेट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करने का क्या रेट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या दिया गया है कार्ल मार्क्स ने, S/V+C। ये हमारा हो गया इवोल्यूशन 1। अभी इसी इवोल्यूशन में अगर हम रेट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए P = S/V+C है, इसी इवोल्यूशन में हम अगर डिवाइडेड बाय V कर दे या वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल को हम डिवाइड कर दे रेट ऑफ प्रॉफिट में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, C/V फाइंड हो जाएगा। C/V जो क्या है, रेशियो ऑफ कांस्टेंट कैपिटल टू द वेरिएबल कैपिटल, यानी कि कितने अमाउंट में वेरिएबल कैपिटल और कितने अमाउंट में कांस्टेंट कैपिटल यूज़ हो रहा है। कांस्टेंट कैपिटल माने कि मशीन्स और टेक्नोलॉजीज़, और वेरिएबल कैपिटल यानी कि लेबर पावर। तो कितने रेशियो में लेबर पावर और मशीन्स यूज़ हो रहे हैं वो हमें C/V से पता चल जाएगा, जिसे ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है या फिर कैपिटल लेबर रेशियो भी कहा जाता है। जैसा कि हमने अभी जैसे सरप्लस वैल्यू की सारा कंजप्शन और डेफिनेशन पढ़ लिए, अब हम इसका कंक्लूजन भी देख लेते हैं। तो कंक्लूजन में मार्क्स क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द सरप्लस वैल्यू और प्रॉफिट विच आर created by labor over and above the value of their subsistence requirement are unjustified expropriated by the capitalist class। क्या बोल रहे हैं मार्क्स यहाँ पे कि जो सस्टेनेबल सबसिस्टेंस रिक्वायरमेंट है उसको पूरा तो किया जा रहा है, पर वो अनजस्टिफाई होता है लेबर के उस पावर को यूज़ करने में। वो क्या हो रहा है, अनजस्टिफाई हो रहा है, यानी लेबर को जितना अमाउंट ऑफ वेज मिलना चाहिए वो सब्सिस्टेंस लेवल पे ही मिल रहा है, पर वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, वो भी किसके थ्रू, एंटरप्रेन्योर जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो भी किसके थ्रू कमा रहे हैं, लेबर पावर के थ्रू। इसीलिए उन्हें भी उस शेयर का हिस्सा मिलना चाहिए, या फिर वेज रेट जो है उसी के अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट का प्राइस रखना चाहिए। ये दो कंडीशंस यहाँ पे मार्क्स एंड में कंक्लूजन में बताते हैं। और लिमिटेशंस जैसा कि आप देख सकते हैं, कंजप्शन का अगर अपोजिट कर दिया जाए तो हमें इसके लिमिटेशंस भी मिल जाएंगे इस थियोरी के। जैसे कि लेबर सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक, तो लेबर सप्लाई हमेशा परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है, क्योंकि लेबर मार्केट में जो एडल्ट होते हैं वही तो लेबर के लिए जाते हैं ना, 14 एज के अप या 18 एज के अप ऑफ वाले, या फिर कुछ पढ़ने वाले भी होते हैं उसमें, तो परफेक्टली इलास्टिक तो लेबर होते ही नहीं है। सेकेंड, वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड बाय लेबर टाइम। ठीक है, वैल्यू ऑफ कमोडिटी वो कैसे डिटरमाइंड होती है, लेबर टाइम से ही डिटरमाइंड नहीं होती है, उसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं, इन सबको इक्विपमेंट्स को भी यूज़ करके जो कॉस्ट होता है इन सब का, उन सबको डिवाइड किया जाता है, तब जाके हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट डिसाइड होता है। अकॉर्डिंग टू लेबर टाइम से प्रोडक्शन का कॉस्ट डिसाइड नहीं होता है। वेज रिमेनिंग द एट द सब्सिस्टेंस लेवल, अगर सब्सिस्टेंस लेवल पे ही वर्क करना होगा तो कोई भी लेबर अपने इच्छा अनुसार शायद वर्क करने ना जाए, क्योंकि सब्सिस्टेंस लेवल माने जीवन निर्वाह की चीज़ों का ही पूर्ण कर पाना, यानी कि खाना और उनको कपड़े और घर रहने के लिए इस वेज रेट में सिर्फ इतना ही मिल सके, उतना ही उनको वेज रेट दिया जाना। तो उस वेज रेट पे किसी की इच्छा ना हो उस काम को करने को, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए सब्सिस्टेंस वेज रेट रिमेनिंग सेम नहीं होगा, क्योंकि जहाँ हर एक वर्क के स्किल के अकॉर्डिंग टू उसे वेज रेट दिया जाता है अभी के समय में। इसलिए ये भी अभी नहीं माना जा सकता कि ये भी हो सकता है, ये भी एक तरह का लिमिटेशन हो गया। तो इस तरह से हम लिमिटेशन को भी राइट कर सकते हैं इसका अपोजिट डायरेक्शन देके। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपको थोड़े दिनों में दे दिया जाएगा। थैंक यू।